हेलो। आज का जो है चैप्टर पार्ट 2 का है और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों। आप लोग खुद कहेंगे कि हाँ ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। तो मैं अब चालू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कहा है कि एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल है, क्या होगा। यानी अगर ये साइकिल है या पहिया वहिया कुछ भी है चल रहा है तो पीछे के पहिए पर घर्षण बल है, यानी पीछे का पहिया घर्षण बल किधर कार्य करेगा, ये आपसे पूछ रहा है। अगर ये इस साइड में चल रहा है तो घर्षण बल भी उसके विपरीत होगा कि नहीं होगा। तो घर्षण बल पक्ष दिशा में आया है, ठीक। अगर इधर कोई पिंड रखा गया है, आप फोर्स लगा रहे हो इस साइड से, तो घर्षण अपोजिट होगा ना, इसका ये होगा ना, यानी घर्षण जो होगा अपोजिट होता है। तो ये आपका आंसर नंबर सी सही है। चलो ठीक है, आगे क्या कहा कि यम द्रव्यमान का कोई वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है तो उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा। देखिए बल हमारा होता है F इजिकल टू यम ए, F इक्वल टू होता है यम ए, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक। और क्या कहा है कि दो पिंडों के बीच बल सदैव होते हैं। अगर एक पिंड यहाँ है एक पिंड यहाँ है, अगर मैं इसे F1 नाम रखता हूँ, इसका F2 नाम रखता हूँ, तो दो पिंडों के बीच बल कैसे होते हैं, या तो समान ही होंगे और विपरीत दिशा में होंगे, विपरीत दिशा में ही होते हैं वो बल, ठीक। आगे क्या कहा है कि निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम लॉ ऑफ मोशन है जो दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकरा कर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या कर। ये होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये जो है नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है बच्चों, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। अगर ये ऐसे कि दीवार हो गया, ठीक, अगर मैं यहाँ पे बॉल फेंकता हूँ तो ये वहाँ पे जाकर वापस आ जाए, जितने स्पीड से हमने इसे यहाँ पर फेंका उतने ही स्पीड से वापस आ गया। यानी ये था नियम न्यूटन के तीसरे नियम का, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक। अब मैं क्वेश्चन नंबर आगे आता हूँ। इसमें कहा है कारों के ब्रेकिंग पैड में के गुण का उपयोग किया जाता है। माने कारों में किसका उपयोग किया जाता है, किस घर्षण का उपयोग किया जाता है, तो वो होता है घर्षण का सकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक इफेक्ट होता है कारों के ब्रेकिंग। जिसको इसे आप लोग इसे चाहे हो तो आप समझाने के लिए मैं कोशिश यहाँ पे करता हूँ। एक बार ब्रेक लग रहा है, अगर ये कार है सपोज दैट यहाँ पे जा रही है, अगर हमने जैसे ही ब्रेक मारा तो अपनी अवस्था का प्रतिरोध वो रखेगा, यानी वो मतलब कि रुकना चाहता ही नहीं है, लेकिन आप जबरी उसे स्टॉप कर रहे हैं, यानी वो घर्षण का यूज कर रहे हैं ना। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे चलते हैं। आगे क्या है कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होगा। देखो कोई भी घर्षण होगा यानी अपनी अवस्था का विरोध वो करता है। अगर विरोध होगा तो मानो वो ऋणात्मक ही होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। जो भी घर्षण का अर्थ ही क्या है कि उसे विपरीत में आने को प्रतिरोध करना, यानी कि यह किसी की गति को रोकता है, ठीक। यानी आपका नंबर क्या होगा, ऋणात्मक होगा। चलो अच्छा, मैं अब आगे आता हूँ। आगे में क्या है
निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एकसमान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? देखियो, ये बदलने का जो नियम आया है, द्रव्यमान तो करेगा नहीं, जड़ तो भी नहीं करेगा, संवेग भी नहीं करेगा। जब बल ही एक ऐसा वस्तु है या फिर मतलब को ऐसा ही कुछ है जो इसकी अवस्था को चेंज कर सकता है। अगर एक वस्तु यहाँ रखा है, यदि हम यह चाहते हैं कि ये यहाँ से यहाँ आ जाए, तो भैया ये आएगा तभी जब इसमें बल लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट, क्या कहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? अब तीसरा नियम यही है कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, तो ये ऑप्शन नंबर है, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में होगा। देखो यहाँ पे जो मतलब माइनस चिन्ह है, इसका अर्थ ही है कि यह अपोजिट में कार्य कर रहा है। मतलब कि जो बल इस साइड है वही बल इस साइड भी है, लेकिन फर्क इतना है कि यह अपोजिट कार्य करता है। ठीक, आगे जो है क्वेश्चन, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के क्या कहते हैं? अगर ये द्रव्यमान है, सपोज दैट ये क्या है, आपका द्रव्यमान है और ये त्वरण है, इसके गुणनफल को बोलते हैं बच्चों बल, यानी F = ma। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलो अब मैं आगे आता हूँ, क्या कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम की फिर वही नियम लॉन्च आ गया, यानी ये तृतीय नियम एक ही पे लागू करता है, उसमें रॉकेट लॉन्च होना। जितने स्पीड से रॉकेट जाता है उतने स्पीड से धुआं पीछे क्यों छोड़ता है, ये आपका तृतीय नियम लागू करता है। चलो ठीक है, यहाँ तक हमने आपकी बात को मान लिया। आगे क्या कहा है कि जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम? देखो देखो, अगर ये नाव है, हमने यहाँ से छलांग मार दिया तो आपके पैर से इस पर भी एक मतलब फोर्स पड़ेगा, तो जितने फोर्स आप आगे कूदेंगे उतने फोर्स आप पीछे की ओर ये आपका जो है कि नाव है वो जाएगा, यानी ये तृतीय नियम है। तो आपका नियम तृतीय नियम कौन सा है? ये दूसरा नहीं, फर्स्ट नहीं, तीसरा नियम आपका यही सही है, न्यूटन का तीसरा नियम सही है। ठीक, आगे जो क्वेश्चन है, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? देखो फिर ये नियम आगे, यानी कि न्यूटन का थर्ड लॉ, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। चलो बच्चों आगे आते हैं, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। अब देखिए इसमें कहा क्या है कि बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता? देखिए जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है ना, ये बल की परिभाषा ही देता है, लेकिन सेकेंड जो लॉ है वो बल का व्यंजक इससे प्राप्त होता है। ठीक, तो वो कहा है कि बल की डिफिनीशन किससे प्राप्त होगा, यानी कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, अब आते हैं, ये देखो न्यूमेरिकल है, हालांकि ये बहुत ही अच्छा है। अब थोड़ा मैं इसे देखता हूँ क्या आता है इसका आंसर। भार दिया एक 70 किलोग्राम का एक आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 किलोग्राम के आदमी को धक्का देता है। 50 किलोग्राम वाले आदमी दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेलता है? देखो देखो ये क्या है, ये फर्स्ट, ये अगर थोड़ा मैं इसका साइज यहाँ पे करता हूँ कम, यहाँ पे लेता हूँ ग्रीन, ये फर्स्ट मैन है, सेकेंड मैन है, इसका भार है 70 किलोग्राम, इसका भार है 50 किलोग्राम। अब
का आदमी 50 न्यूटन बल से, इसका जो है बल 50 न्यूटन दिया है और धक्का देता है। 50 किलोग्राम वाले आदमी ने दूसरे आदमी को कितने बल से ढकेलता है? अरे भाई, अगर मैं यहाँ पे देखा जाए तो इसका बल ही कितना है? इसका बल तो 50 न्यूटन ही तो है। शायद ये मतलब कि 50 इसमें है, थोड़ा आप लोग मतलब देखिएगा करेक्शन में शायद। ठीक है, थोड़ा टाइम कम है ना यार दोस्तों। गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है, यह प्रोपोर्शनल होता है यम ए, या ए जो होता है ये होता है यम भी माइनस यू अपन टी होता है। यानी संवेग परिवर्तन हो रहा है यहाँ पे, यानी ऑप्शन जो है कि ये डी सही है, संवेग वाला। ठीक, अब आते हैं, एक ऊंची छलांग लगाने वाला व्यक्ति ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। यह क्या होता है? तो ताकि गति का जड़त्व उसे, अगर भाई गति ज़्यादा होगा तो लंबी दूरी तय करेगा। अगर ये मान लीजिए कि कूड़ी है, यहाँ से व्यक्ति दौड़ते दौड़ते आ रहा है, अगर डिस्टेंस होगा कम तो वो कम ही डिस्टेंस तक वो उसकी डिस्टेंस जा पाएगा। अगर डिस्टेंस अधिक यहाँ पर होगा तो वो दौड़ते 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 लंबी दूरी यहाँ पे तय कर पाएगा। तो यहाँ पे जो होगा गति होगा, गति आपका राइट आंसर। चलो, मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर के कारण हटता नहीं। देखो देखो, अगर ये हमने यहाँ पुस्तक रखा, यहाँ भी रखा, यहाँ भी रखा, मतलब वो स्थिर रहना है। स्थिर का अर्थ होता है क्या? जड़त्व। माने वो अपने पॉइंट से हट नहीं रहा है। अपने जो इसका पॉइंट है बुक का, जो ढेर यहाँ पर रखा गया है, वो क्यों नहीं हट रहा है? क्योंकि उसका जड़त्व है, यानी कुछ न कुछ मतलब कि भार है, द्रव्यमान है उसका, यानी अपने जड़त्व के कारण वो नहीं हटता। ऑप्शन नंबर ए सही है। अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जड़त्व ही होता है बच्चों, जड़त्व ही होगा। ठीक है, अब जो है कि अगला क्वेश्चन है, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जड़ तो ही होगा यार। ये जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उसमें साफ साफ ये उन्होंने कह रखा है कि न्यूटन के जो फर्स्ट लॉ से बल का डिफिनेशन उसे प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। देखो वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, जड़त्व या इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो आइजैक न्यूटन जी थे। ठीक, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा फास्ट करिए आप लोग। जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है, यह न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तो यह नियम जो है न्यूटन का तृतीय नियम संबंधित है। आगे आओ, आगे कहा, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? जड़त्व होता है बच्चों। ठीक, न्यूटन का फर्स्ट लॉ में उन्होंने साफ साफ कह रखा है। चलो आगे आते हैं। अब आगे क्या कहा है, किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? हमने अगर किसी वस्तु को गति में है, अगर ये वस्तु यहाँ पे चल रही है या धक्का दे रहे हैं, यानी एक तरह से बल का प्रयोग कर रहे हैं ना यार, बल का प्रयोग कर रहे हैं ना, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे क्या कहा है कि F = ma को न्यूटन के किस नियम में जाना जाता है? देखो, बल का व्यंजक जो है प्राप्त करते हैं किससे? बल का व्यंजक प्राप्त होता है न्यूटन के सेकेंड लॉ से।
क्योंकि फर्स्ट में परिभाषा है ना, जो फर्स्ट लॉ है उसमें क्या डिफिनीशन है, लेकिन जो सेकेंड लॉ है उसमें क्या कहा है कि बल का व्यंजक मुझे प्राप्त होता है, यानी यह आपका सेकेंड लॉ होगा। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्या है कि जब एक ग्लास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का ग्लास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यात करता है? देखो, न्यूटन का प्रथम नियम है, या तो इसे जड़त्व का नियम भी बोल सकते हैं, या तो इसे गैलीलियो का नियम भी बोल सकते हैं। गैलीलियो का नियम भी इसे बोल सकते हैं। ठीक बच्चों, आगे आते हैं। आगे क्या कहा है, एक यम द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल के समान होगा। अगर बल वही होगा mg, जितना उसका भार होगा उतना ही बल लगेगा, यानी वस्तु की वजन के समान उसका बल लगेगा। ठीक, दो वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत, देखो F1 = -F2, बल तो समान है लेकिन ये देखो अपोजिट, यानी अगर एक साइड इस साइड है तो एक साइड इस साइड, माने उसके जो दिशा है अपोजिट है। यह तभी नियम अप्लाई होगा, न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित यह क्वेश्चन है। चलो अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखो, जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं, तो ये किस नियम से संबंधित है? ये न्यूटन के प्रथम नियम से संबंधित है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव की तट की ओर चलता है तो नाव क्या हो जाएगी? नाव तट से दूर चली जाएगी, क्योंकि अगर ये नाव हमारा है, अगर व्यक्ति यहाँ से कूदा, जितने बल से ये यहाँ जाएगा उतने बल से जो है कि नाव पर बल यूज होगा, तो वो नाव तट से दूर चली जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता? वो बल होता है, वो कभी अकेले यूज ही नहीं होगा ना। जड़त्व तो यूज, अगर यहाँ कोई पिंड रखा है तो अकेला ही है, यहाँ होगा ये भी अकेला होगा, ये भी लेकिन बल ऐसा है जो कभी अकेला यूज होगा ही नहीं। ठीक है, अब इसमें कहा है, इसमें क्या कहा है कि बल क्या होता है? तो बल हमारा होता है F = ma। तो इसमें देखो यम कहाँ पर है, यानी इसमें है ना, ये देखो यम × ए, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अब किसने प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? प्रतिबल होता है आपके, प्रतिबल यानी दबाव ही है, F/A होता है, तनाव थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, क्षेत्रफल पर ही होता है। अगर हम दाब की अरे चल नहीं रहा यार, P = होता है F/A। ठीक, तो ये देखो बल तो है नहीं, इसमें बल है नहीं, क्षेत्रफल है, यानी क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। चलो, यदि वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को क्या कहते हैं? खिंचाव बोलते हैं यार, सिंपल सी बात है, खिंचाव बोलते हैं। ठीक, अब क्या है कि किसी पदार्थ पर कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न हो तो क्या कहते? बाह्य यूज होगा, लेकिन वो कैसा होगा? दृढ़ता, यानी बहुत कठोर होगा। कैसा होगा? कठोर होगा। ठीक, अब देखो
संतुलित बल ये तो मतलब जानते ही होंगे आप लोग। आगे चलते हैं। दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है, कैसी होती है? बल जो होती है दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। अब प्रकृति में अकेले ये तो बल ही है जो अकेले नहीं होता। चलो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे रहने देते हैं। हाँ ये कुछ इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर समान दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? ये बोलते हैं सामान्य बल। खींचने का एक उदाहरण है, क्या है? ध्वज फहराना। थोड़ा ये मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा है कि ध्वज में इसे खींचने से क्या लेन देन है, मुझे नहीं समझ आ। आप लोगों को अगर ये वाला क्वेश्चन आ रहा हो तो मुझे कमेंट में लिख के बता दीजिएगा। सभी बलों में होता है क्या? परिमाण और दिशा होता है। जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला बल कुल बल का क्योंकि देखो अगर एक बल है 2 न्यूटन और एक बल है -2 न्यूटन, ठीक, इसमें कहा है समान लेकिन विपरीत, और कहा कुल बल यानी F1 + F2 यानी कि दोनों को ऐड होगा 2 - 2 यानी कि 0। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी होगा। चलो अच्छा, हाँ गति का दूसरा नियम, घर्षण बल कार्य करता है किस पे? बल की दिशा के विपरीत, क्योंकि अगर कोई वस्तु रखा है, घर्षण का अर्थ ही है कि उसके विपरीत कार्य करना, और ये निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव होता है, यानी बल की दिशा के विपरीत। ऑप्शन नंबर डी। ये तो हो गया, डबल बार हो गया क्या कॉपीज का। चलो ये भी हो गया। हाँ ये देख लो थोड़ा, इसमें क्या कहा है? राकेट का उड़ान भरना द्वारा समझा जा सकता है संवेग संरक्षण के नियम पर। ठीक, इसमें क्या कहा है? निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? ये भी कार्य करता है किसमें? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक, एक पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति की तरह से थी, मैकेनिकल वाली होती है घड़ी। ये तो यार गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया था? न्यूटन जी ने दिया था यार। अब एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है। अरे बल यार बोला था ना, यह प्रोपोर्शनल यम है, तो आपका लागू बल के इक्वल टू प्रोपोर्शनल होता है। इसमें कहा है कौन सा कथन गलत है? तो आओ बच्चों इसे हमें चेक करते हैं। इसमें कहा है जब बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे यात्री पीछे की ओर एक झटका, यही तो गलत है। अगर बस अचानक रुकेगी तो यात्री आगे की ओर झुकते हैं ना, पीछे की ओर नहीं झुकते, यानी यही तो गलत है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। गति का तीसरा नियम और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है कौन करता है भैया? गति का तीसरा नियम ये होता है F1 = -F2। और वेग, इसमें का गति का तीसरा नियम, एक गति में कहा है ना, गति का एक होता है नियम, क्या होता है तीसरा नियम? ये होता है कि v² = u² + 2fs। तो इसमें कहा वेग और किसके बीच में है? स्थिति के बीच में है, यानी पोजीशन।
बस दोस्तों आज के लिए यही तक क्वेश्चन है।